ठीक। अब जब बताऊंगा तो उसमें कहीं लगे तुमको कि गड़बड़ लग रहा है तो बताना, उसके बाद देखते हैं इस पर अगर एक आध क्वेश्चन और मिलता है तो वो भी करवा देता हूँ। इसमें रीडो का ना कई सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ग्रेविटेशनल प्रेशर होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, वैसे ही ना मैग्नेटिक प्रेशर का वर्ड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर, मतलब दोनों साइड का प्रेशर निकाल के डिफरेंस निकाल लो तो प्रेशर मिल जाता है। वैसे ही ना ग्रेविटेशनल प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है। तो ग्रेविटेशनल प्रेशर, अब इसका जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक प्रेशर या ग्रेविटेशनल प्रेशर, सब ना कॉन्सेप्ट एक ही है। कोई पूछे ग्रेविटेशनल प्रेशर क्या है, तो किसी छोटे से एलिमेंट पे डीए एरिया पे, परपेंडिकुलर डीए एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स कितना लग रहा है, अब परपेंडिकुलर फोर्स को उसके एरिया से डिवाइड कर दो। बेसिकली प्रेशर क्या है, प्रेशर होता है किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, अंडरलाइन है, परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है उसको उसके एरिया से भाग कर दो, दैट इज द प्रेशर। फिर पूछे ग्रेविटेशनल प्रेशर क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी छोटे से एरिया पे उस एरिया के परपेंडिकुलर कितना लग रहा है, एरिया से भाग कर दो, आ गया ग्रेविटेशनल प्रेशर। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसी एरिया पे कितना लग रहा है, परपेंडिकुलर कितना लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है, एरिया परपेंडिकुलर नहीं होता है प्रेशर में, परपेंडिकुलर फोर्स अपना एरिया होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर कितना लग रहा है, उस फोर्स को टोटल एरिया से भाग कर दो। वैसे ही कोई पूछे मैग्नेटिक प्रेशर क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स उस एरिया के परपेंडिकुलर कितना लग रहा है, निकालो, एरिया से भाग कर दो। तो सारे कॉन्सेप्ट सेम है, बेसिक तो यही है डिफिनेशन इसका। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर फॉर्मूला पढ़ लेते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और ये जो ग्रेविटेशन है उसमें भी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बनेगा, बट एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो जी वाले टर्म से और ई ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, वो भी उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है, मैग्नेटिक फील्ड वाला, और इस सब के सारे फार्मूले जो मैं बोल रहा हूँ वो उन पे वैलिड है जो थिन होंगे, थिन सेल्स, मतलब थिन सरफेसेस पे वैलिड है। ठीक हो जाए, हाँ हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस मास डेंसिटी, ये टर्म मैं यूज कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, तो सरफेस मास डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, या सरफेस करंट डेंसिटी हो, सब पे फॉर्मूला ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वेशंस में जाएगा, और ग्रेविटेशन में एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर दोगे जी वाले को, ई ग्रेविटेशन फील्ड बन जाएगा, ग्रेविटेशन वाला भी आ गया, प्लस अब कौन सा बच गया, मैग्नेटिक फील्ड वाला, वो 1/2 म्यू नॉट नीचे की ओर, अब बी स्क्वायर ऊपर, प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। ये रटने वाला चीज़ होंगी, बाकी तो हम इसको डिराइव कर ही सकते हैं, एकदम करें एनर्जी डेंसिटी वाला, ठीक है, वो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। बट कंडीशन है कि फॉर्मूला हम तभी अप्लाई करेंगे जब वो थिन सर्फेसेस होंगे, अगर थिन नहीं है तो फिर फोर्स प्रॉपर अलग से निकालो और उस परपेंडिकुलर फोर्स और टोटल एरिया से भाग करो, आंसर आ जाएगा, जो बेसिक डिफिनेशन था। बट इस फॉर्मूले में तभी कन्वर्ट होता है जब वो थिन सर्फेसेस हों, ठीक है। हालांकि हाँ, सारे एनर्जी डेंसिटी है, कहता रहा हूँ। एक्चुअली में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, ये तब कन्वर्ट होता है जब वो थिन सर्फेसेस हो, हमेशा नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें मैं प्रेशर पूछूं किसी पॉइंट्स पे, ठीक है, या उसमें आया था PYQ में आया था कि एक फ्लूइड है, ठीक है, R रेडियस का, तो सेंटर से R दूरी पे प्रेशर वाला फॉर्मूला आया था, जिसमें PR/2 डिवाइड बाई PR का रेशियो पूछ रहा था, याद अगर सॉल्व किया होगा PYQ ग्रेविटेशन का, तो ऐसा क्वेश्चन था। तो ये जो थिक हो जाते हैं उसमें ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होते हैं, तो वहां पे डिफिनीशन, हाँ वहां पे डिफिनीशन तुम्हें यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब तक थिन 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 सरफेस दिखे, जैसे कि मास सरफेस पे ही है, सिर्फ वॉल्यूम के अंदर नहीं है, चार्ज सिर्फ सरफेस पे वॉल्यूम के अंदर नहीं है, करंट सिर्फ सरफेस पे वॉल्यूम के अंदर नहीं है, तो तुम फॉर्मूला यूज करो, और जब जब फॉर्मूला यूज करोगे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं रखेगा, फर्जी इजी क्वेश्चन बनते जाएंगे। लेकिन जब तक थिक बनने लगेगा तो समझ जाओ कि अब वो क्वेश्चन लगने लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तब तुम्हें फिर बेसिक से जाके तुम्हें उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और बेसिक क्या, फोर्स कैलकुलेशन, उस सरफेस पे फोर्स निकालो, उसकी एरिया से भाग करो, और पूरे बॉडी पे फोर्स नहीं निकालना होता है। अगर मान लो
मेरा ये सर है, कोई पूछ रहा है यहाँ पे कितना फोर्स है, तो पूरे बॉडी फोर्स थोड़ी निकालोगे तुम। इस अगर यहाँ का प्रेशर पूछ रहा तो तुम यहाँ इस सरफेस का फोर्स निकालोगे परपेंडिकुलर। तो कैसे आएगा, मेरी सर की वीडियो बनाओगे, यहाँ का फोर्स F1, यहाँ का फोर्स F2, फिर F1 माइनस F2 बराबर जो भी लिखना हो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहे एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखोगे, उससे F1 निकालोगे, इस F1 के एरिया से भाग करोगे तो यहाँ का प्रेशर आएगा, इस F2 को एरिया से भाग करोगे तो यहाँ का प्रेशर आएगा। ऐसा होना चाहिए, नेट से नहीं होगा। तो चलो जहाँ का फोर्स वहाँ का एरिया कह रहा है। तो ये हम मैग्नेटिक प्रेशर एक तरह से कह सकते हो, मैग्नेटिक प्रेशर का क्वेश्चन। और इस पे एक अभी तो एक क्वेश्चन कर रहे हो सकता है क्वेश्चन और मैं तुमसे करवा दूं। कह रहा कंसीडर अ मेटल कैन प्लेस coaxially inside the long solenoid. The metal can be modeled as a thin cylinder cell of radius r. Cell of radius r. सिलिंड्रिकल सेल है, देखो ये लिखा है ना सिलिंड्रिकल शेल, अभी मुझे लग रहा था कि स्फेरिकल सेल जैसा दिख रहा था। The magnetic field due to the solenoids varies with the time t as kt. The resistive force of the can is rho and its breaking stress is sigma. The self inductance and any current induced in the flat surface of the can, ignore करना है, assuming that the magnetic field produced by the induced current is negligible, compute the time after which the can be break. ठीक है, तो सबसे पहले ना डायग्राम बना के देखते हैं। एक मैंने सिलेंडर बना लिया इस तरीके से, सोलेनॉइड है, ऐसा सोलेनॉइड है और उसके अंदर ना एक सिलेंडर ऐसा, और सोलेनॉइड का जो करंट है वो ऐसे वेरी कर रहा है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो केटी को गवर्न कर रहा है, ऐसा कह रहा है। ये सोलेनॉइड है और ये कैन है, और कह रहा है कि कैन का रेडियस आर है। आर हो ना, क्योंकि आंसर में आर दिख रहा है इसलिए मैंने बोल दिया। इग्नोर द सेल्फ, इसमें कहीं आर लिखा है क्या? आर वही होगा, हाँ ठीक है, तो आर होगा, तो इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो अब इसकी रेसिस्टिविटी दी गई है, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया गया। तो सोचते हैं क्या हो रहा है बेसिकली। तो अगर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर को दिखाती है और बाहर दिखाते तभी भी वही बनता है। तो अगर अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ, इसका मतलब ये है कि इस छोटे से लूप में फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। और एक और बात, अब दिमाग में आया ना कि ये टूटा ही क्यों, तो कंफर्म है कोई ना कोई फोर्स लगा तभी तो टूटा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, और इसमें अगर कोई करंट नहीं होता तो इसे फोर्स लगता है, तो टूटता ही क्यों? तो कहीं ना कहीं मतलब इंड्यूस करंट आया होगा, और वो इंड्यूस करंट ही के वजह से फोर्स लगा होगा जिससे इसको ये टूटा होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वही दिमाग में आ रहा है कि अगर ऐसा है कि करंट आने का कारण तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज, तो इसका फ्लक्स आप निकाल लो सीधे, तो फ्लक्स आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के टी इंटू मैग्नेटिक एरिया इसका, दैट इज पाई आर का स्क्वायर। ईएमएफ निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, के इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये बन गया ईएमएफ। अब इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, तो देखो ये जो ईएमएफ डेवलप हुआ है ना, वो ईएमएफ वो करंट ऐसे नहीं फ्लो करवाएगा, ऐसे नहीं, करंट ऐसे फ्लो करवाएगा, ऐसे उसका हाँ सही कर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सर्कुलर ऐसे बनाएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता रहा है कि ऐसे ही फ्लो होगा। तो अब करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे, अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो ये जो ईएमएफ है बैटरी, एक तरह से देखोगे ना, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाऊं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, तो इसमें जो करंट आना चाहिए वो ऐसे फ्लो करना चाहिए ताकि फील्ड लाइंस ऊपर पर आए हटाने के लिए। तो सर्किट डायग्राम में ये जो बैटरी है ना वो इस तरीके से दिखेगी ऐसा, और इस पूरे पार्ट के का एक रेजिस्टेंस दिखेगा आर ऐसा। इस सिलेंडर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, और ये ईएमएफ ये है, डाउट होगा तो रोक देना, और ये रेजिस्टेंस है। सर्किट के अंदर कोई इंडक्टेंस वगैरह है नहीं, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो तुम करंट निकाल सकते हो, करंट क्या आएगा ई अपान आर, बट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपान ए। अब एक बार देखते हैं इसको, इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इसको, अगर पूरे को अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखूँ तो मुझे ये ऐसा थिन दिखे, ये ऐसा थिक दिखेगा, ऐसा ये मुझे ऐसा दिखेगा, इस तरीके से ये ऐसा दिखेगा, ऐसा थिक दिखेगा।
KT into पाई स्क्वायर ना, हाँ बिल्कुल। हाँ इस सिलेंडर से ही तो पास कर रही है, और इस पूरे सिलेंडर को ना एक वो मान लो, एक मतलब अरे ये एक, हाँ एक सिलेंडर है मान लो, एक तार ले लो, एक ऐसे तार ले लो, तो तार को तुमने देख लिया, अब उस तार को कोई क्या करे कि पिचका दे, ऐसे प्रेस कर दे, ऐसे उसी तार को थोड़ा बड़ा कर दे, तो फ्लक्स तो वही रहेगा ना, फ्लक्स तो वही रहेगा, फील्ड लाइंस के प्रोपोर्शनल होगा और इनटू नंबर ऑफ टर्न आता है। एक्चुअली फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए इंटू नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न तो एक ही है ना, पूरा पूरा ये ऐसे लगा हुआ है, उस पर डबल टर्न नहीं है, तो इतना अब रो निकालना पड़ेगा, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे, तो अगर मैं इसको अगर मैं कट मारूँ ना, इसको ऐसे मैं कट मारूँ, और अगर मैं इधर से देखूँ, इधर से देखूँ, इधर से, तो ये वाला ना सरफेस मुझे ऐसा दिखेगा, इस तरीके से ऐसा दिखेगा, इस तरीके से ऐसा दिखेगा, ये वाला पार्ट ना ये है, और ये ऐसा दिखेगा, करंट इसके परपेंडिकुलर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। हाँ तो करंट सरफेस पे होगा सिलेंडर के, नहीं अंदर भी होगा, हाँ बिल्कुल, तो क्या लिखोगे, रो एल अपान ए रेजिस्टेंस, रो और एल क्या होता है, करंट के डायरेक्शन का लेंथ होता है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उठ बिल्कुल सही करो, तो 2 पाई आर हो जाएगा, इनटू ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए ये, अब ये एरिया उन्होंने दिया है क्या, मान लो नहीं दिया है, हाँ तो इसको तुम एल मान लेते हैं, इसको एल मान लेते हैं, और इसका थिकनेस मैंने टी मान लिया, टी मान लिया, तो हो जाएगा एल इज टू टी, मतलब ये थिकनेस टी है और अंदर का लेंथ एल है, तो एल टी बन जाएगा। वो जब स्ट्रेच लिखते हैं तो एरिया कैंसिल हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, तो इससे जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, ई एम एफ ई के इंस टू पाई आर का स्क्वायर डिवाइड बाई रो इंस टू 2 पाई आर एल टी ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से करंट की वैल्यू मुझे मिल गई, पाई से पाई कैंसिल आउट, के आर अपान 2 रो इंस टू एल टी, कैलकुलेशन चेक करते रहना, ये करंट मिल गया। अब हमें अब यहाँ तक तो मुझे लग रहा है ठीक है, अब इसके बाद टूटने वाला चीज़ देखना पड़ेगा। अच्छा जब भी देखना, अक्सर ना तुम देखोगे कि इंडस्ट्री में ना जब टूटने की बात होती है, इसको टूटना है, तो हमेशा स्ट्रेस की बात की जाती है कि अगर इसके अंदर स्ट्रेस इतना हो जाए तो टूट जाएगा। कोई ये नहीं कहता कि फोर्स इतना हो जाए तो टूट जाएगा, नॉर्मली स्ट्रेस मतलब एल्युमिनियम का स्ट्रेस लिखा गया होता है, ये नहीं लिखा होता कि एल्युमिनियम का पे इतना फोर्स लगेगा तो एल्युमिनियम टूट जाएगा, लिखा होता है, किताबें आती है ना, किताबों में लिखा होता है कि स्ट्रेस एल्युमिनियम कितना होता है, आयरन का इतना होता है, आयरन का स्ट्रेस कम होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेकिंग स्ट्रेस, स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस ज़्यादा होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का और कम होता है, स्ट्रेस लिखा होता है। एक्चुअल में ना स्ट्रेस बल्क प्रॉपर्टी हो जाती है, जैसे डेंसिटी होती है ना, वैसे ही जैसे कोई क्या है कि कोई 1 लीटर पानी लिया, कोई 2 लीटर पानी लिया, डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, सबकी सेम है, वैसे ही ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ये सबके लिए सेम होती है, चाहे वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई ले, एल्युमिनियम ले चाहे कॉपर ले, अगर कॉपर ले रहा किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत सारे ले लिया तो भी ब्रेकिंग स्ट्रेस सबका सेम है, बट ब्रेकिंग फोर्स सबका अलग अलग होगा, वो एरिया पर डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स वो लग रहा होगा कि एरिया अगर पतला है उसको तोड़ना है तो तुम्हें कम फोर्स से तोड़ दोगे, और एरिया अगर मोटा है उसको तोड़ कर हालत खराब हो जाएगी, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम बट रिक्वायर्ड फोर्स इज मोर बिकॉज एरिया इज मोर, ऐसा हो रहा है, तो इसलिए ब्रेकिंग स्ट्रेस दी जाती है, तो यहाँ पे भी ब्रेकिंग स्ट्रेस दे रखा है इसका। तो अब कंफर्म है कि अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस दिया तो कहीं ना कहीं हमें फोर्स पे जाना पड़ेगा, अब फिर वो फोर्स निकालेंगे इस ब्रेकिंग स्ट्रेस की सहायता से, और उस फोर्स को इस मैग्नेटिक फोर्स इक्वेट करेंगे तो आने लगेगा कि हाँ अभी टूटेगा, तो ठीक है, तो हमने करंट तो निकाल लिया, और टूटना इसी को है, तो एक काम करते हैं, अब कहीं से भी टूट सकता है, अब मान लो यहाँ से ब्रेक करता है, तो अब आती बात एफबीडी की, तो एफबीडी कई बार छोटे से एलिमेंट की बनाई जाती है और कई बार बड़े से एलिमेंट की बनाई जाती है। देखो जब भी तुम छोटे से लेंथ की बनाओगे, जैसे कि ये डीएल लेंथ का एक स्ट्रिप ले लिया, उसकी एफबीडी बनाते हैं, आप फिर एक्चुअल में क्या है देखो बता रहा हूँ सबका रीजन क्या है, एक सेकंड रुको, अभी यहाँ से समझ आएगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अब इस करंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला बाहर वाला वही रिस्पॉन्सिबल है फोर्स लगाने के लिए, तो देखो इससे फोर्स लगाते हैं ऐसे,
तो आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, ये नीचे की फोर्स आ रहा है। तो अगर ये नीचे की फोर्स आ रहा है ऐसे, ऐसे नीचे की फोर्स आ रहा है ऐसे, तो अब ये ऐसे प्रेस होगा, ऐसे प्रेस होगा, ऐसे प्रेस होगा। तो इस वायर में ना एक ऐसे ना कंप्रेशन डेवलप हो जाएगा, कंप्रेशन डेवलप होगा। वो कंप्रेशन ज्यादा हो गया तो ब्रेक कर जाएगा। एक और चीज, ये तो यहाँ पे तो खैर कंप्रेशन आ रहा है, लेकिन अगर एक बात कहता कि करंट ऐसे ना घूम के, ये करंट ऐसे घूम रहा होता ऐसे, तो ये बाहर, तो ऐसे ऐसे आता, तो भी इसमें एक टेंशन डेवलप होता, टेंशन इलोंगेशन वाला टेंशन डेवलप होता, और वो टेंशन इसको तोड़ देता, क्योंकि अगर वो टेंशन बहुत ज्यादा आ जाए तो टूट जाएगा। ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर फिलहाल कंप्रेशन है, इस डायग्राम में कंप्रेशन दिख रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज कर दूं ना, अगर अंदर को ना दिखा के अगर मैं बाहर को दिखाऊं, तो हो सकता है तभी भी यही है। उसका कारण जानते हो क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, मैं क्यों मान लिया कि ये इसको चाहे ये इसमें करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी अंदर को है तो भी ये कंप्रेस कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर की ओर होती तभी भी कंप्रेस करता। हाँ, क्योंकि एक्चुअल में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर बढ़ रही है। अब फील्ड लाइंस बढ़ेगी तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग घटनी चाहिए, तो घटने के लिए सिस्टम क्या चाहेगा? इसको, एरिया को प्रेस करना चाहेगा। तो चाहे अंदर को फील्ड लाइंस बढ़े चाहे बाहर को फील्ड लाइंस बढ़े, कम करने का बस एक ही तरीका है, करंट का डायरेक्शन चेंज करके फिर उसको प्रेस ही करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मुझे कंप्रेशन फोर्स ही आएगा, अब इसको निकालना है। अब इसी कंप्रेशन, अब इस देखो, इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से इस वायर में जो कंप्रेशन डेवलप होगा, ऐसे ऐसे प्रेस जो डेवलप होगा, वही प्रेस इस एलिमेंट को तोड़ेगा। अब उस प्रेसिंग फोर्स को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, प्रेसिंग फोर्स को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रेसिंग फोर्स है, इसको निकालने का हमारे पास अगेन दो मेथड है। तुम देखो, जब भी कहा जाता है ना कि एक ऐसा क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड कराया गया होगा कि एक रिंग है जिसका रेडियस आर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रखा गया, बताओ इसमें कितना टेंशन है? तुम कहते हो सर छोटा सा एलिमेंट लेते हो, प्रूफ करते हो, आई आर बी आता है, याद आ रहा है? हाँ, छोटे से एलिमेंट के बीडी बना के फिर ऐसे टी दिखा के ऐसे टी दिखा देते हो, फिर इधर फोर्स टी का कंपोनेंट, फिर टी थीटा बराबर यहाँ का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वाला आई डी एल इंटू बी, फिर जैसे डी थीटा कटता है टेंशन बोल जाती है आई आर बी। छोटे से एलिमेंट से आ गया, जरूरी नहीं छोटे से, तुम चाहो तो आधा बड़े का भी एबीडी बना सकते हो, उससे भी आ जाएगा। जैसे कि इतना बड़ा ले लो तुम, हाँ आ जाएगा। लेकिन जब भी तुम बड़े का बनाओगे मतलब इतना सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब छोटे का बनाओगे तो तुम्हें सोचना पड़ता है। लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े की एबीडी से नहीं सॉल्व हो पाता है, तो हमारी मजबूरी है कि हमें डिफरेंशियल की एबीडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बड़े की बनानी पड़ेगी वहाँ पे इजियर साइड है हमारे लिए। तो चलो हमने ना इसका बड़े की ही एबीडी बना ली इसमें, क्योंकि इजियर तो वही है, और एक तरह से वही है, एक तरह से ये रिंग है। अगर ये रिंग है जिसमें करंट आई की ओर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें जो कंप्रेशन डेवलप हुआ होगा, कंप्रेशन से जब टेंशन आया होगा, अगर टेंशन आया होगा इसकी, तो कुछ और नहीं, वो आई आर बी ही बनेगी, वो आई इंटू इसका रेडियस, करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है और आर इसका रेडियस इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, ये टेंशन तो इसमें यही डेवलप होगा। अब देखो, अगर मैं इतने की एबीडी बनाऊं तो क्या हुआ? अब इतने की अगर एबीडी बना रहा हूं, ऐसे एबीडी बना रहा हूँ, सुनते रहना, ऐसे एबीडी बना रहा हूँ, ये जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो टेंशन ना होकर कंप्रेशन है, तो इस पार्ट को ऊपर को ऐसे प्रेस कर रहा होगा, ये वाला पार्ट उसको ऊपर प्रेस कर रहा होगा, तो ऐसे प्रेस कर रहा होगा, कि ऐसे प्रेस कर रहा होगा, और ये वैल्यू टेंशन ही तो है, तो ये आई आर बी होगा। डाउट होगा तो रखना मुझे, ये भी आई आर बी के बराबर होगा, ठीक है। तो जो कंप्रेशन वो ऐसे प्रेस कर रहा है, ऐसे प्रेस कर रहा है। अब यही कंप्रेशन, ये जो कंप्रेशन है, अगर इसके ब्रेकिंग स्ट्रेस से आने वाले फोर्स से एग्जिस्ट ज़्यादा हो जाए, ये वाला फोर्स यहाँ की ब्रेकिंग स्ट्रेस से आने वाले फोर्स से ज़्यादा हो जाए, तो फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये यहाँ का ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस का फोर्स कितना होगा, यहाँ का जो फोर्स होना चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा इंटू ये वाला एरिया, जहाँ का ब्रेकिंग स्ट्रेस वहाँ का एरिया, ये वाला एरिया क्या है, इसका थिकनेस तुमने टी कहा था, ये लेंथ एल कहा था, फिर टी इंटू एल हो गया। और ये फोर्स जब इससे ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी ये फोर्स जब इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि जब आई आर बी इज ग्रेटर देन सिग्मा टी एल तो टूट जाएगा। और आई की वैल्यू हमने निकाला था, आई की वैल्यू थे के आर एल टी डिवाइडेड बाई 2 रो
फिर ये आर का स्क्वायर बन जाएगा इंटू दी सिग्मा टी एल। अब ये इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से किसकी वैल्यू पूछी गई थी? अच्छा, किस टाइम पे ब्रेक होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकालेंगे, तो बी की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 2 सिग्मा रो डिवाइडेड बाई के इंटू आर का स्क्वायर, और बी के टी के बराबर था, के टी के बराबर था, के टी यहाँ पे टी हो जाएगा। एक बार चेक करो इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो ये तो तुम समझ गए। एक चीज और देखो, जैसे अगर मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन दो कि मान लो एक सिलेंडर होता है, ऐसे एक सिलेंडर होता, नहीं ये सिलेंडर तो है ही है, तो इसमें तो क्वेश्चन बन ही सकता है कि ये तो उन्होंने ईएमएफ निकाल के इसमें कोई कह दे कि एक सिलेंडर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई के बराबर, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा है, बताओ मतलब करंट की वैल्यू कितनी ताकि ब्रेक करता है, तो ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर बन जाएगा। एक हाँ क्या सेल पे होता है, बट सेल पे करंट का फ्लो जो है हाँ, जैसे ना कि ये एक शेल है, मान लो सेल है, वैसे तो इसके फ्लक्स तो जीरो ही हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक पे आ जाता पहले ना। एक चीज और को देखना, इसमें दिया गया कि इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसमें करंट अंदर को फ्लो कर रहा है, और टोटल करंट आई के बराबर है, I1 है, और ये एक सिलेंडर है जिसमें करंट बाहर को फ्लो कर रहा है, बाहर को फ्लो कर रहा है, बट ये सॉलिड नहीं है, ये थिन सिलेंडर है, बट अंदर वाला सॉलिड सिलेंडर है, इसमें करंट I2 के बराबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि अगर इस बाहरी सिलेंडर का ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा हो, बाहरी सिलेंडर का ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा हो, और एक काम और करते हैं कि इसका करंट कांस्टेंट कर देते हैं, इसका करंट कांस्टेंट है, ये I0 के बराबर है, ये करंट I है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये करंट I कितना हो ताकि ये सिलेंडर ब्रेक हो जाए। और देखो मुझे लग भी रहा है क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल आएंगी, कुछ ऐसे आएंगी, तो इसके बेसिस पे फोर्स आएगा, तो ऐसे प्रेस ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हाँ बट आएगा जरूर। तो मैं ये कह सकता हूँ फाइंड आई फॉर ब्रेक आउटर सिलेंडर, बाहर के सिलेंडर को ब्रेक करना है, तो करंट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम देखो इसके अंदर क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं एक यहाँ पे एक छोटा सा, और देखो ये थिन है, थिन थिन पे हमारे फॉर्मूले काम करेंगे, तो मैं बचने के लिए भी थिन ले ही लिया, थिक पे नहीं गया। तो अगर मैं इसको थिन ले लिया और मैं अगर कहूँ कि इसको ब्रेक करना है, तो इसके ऊपर मुझे फोर्स निकालना पड़ेगा कि फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर एक छोटा सा करंट लो, उस पर फोर्स IL क्रॉस B जो आएगा वो क्या सिर्फ इसी के मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स आएगा, ऐसा नहीं है, ये वाली जो हैं ये भी तो इसके ऊपर फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स, वो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, और प्लस ये वाला कितना यहाँ फील्ड दे रहा है, दोनों का सम करोगे तब यहाँ का नेट फील्ड आएगा, और फिर IL क्रॉस B करके यहाँ पे फोर्स निकलेगा, उस फोर्स को हम बैलेंस करेंगे इसके ब्रेकिंग स्ट्रेस के डेवलप होने वाले फोर्स से, तब जाके सॉल्व होके आएगा। अब इसका तो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे बता सकते हैं, बट इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसे बताएं,
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा है, जैसे कि एक इस तरीके से सेल था और जब यहाँ पे छोटा सा निकालना होता था तो तुम कहते थे क्या कि ये वाला पार्ट में यहाँ पे इतना फील्ड आगे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला पार्ट यहाँ पे इधर देगा, आगे कर ही देगा, फिर ये छोटा एलिमेंट इधर देगा, ये छोटा एलिमेंट इस पे इधर देगा, लेकिन अंदर फील्ड जीरो होता है। हाँ, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, इस रिमेनिंग के वजह से इसके ऊपर फोर्स फील्ड की वैल्यू, इसमें भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। तो एक तो है वो डेरिवेशन कि हम क्या करें कि इस छोटा से जो एलिमेंट है, अगर मैं इसका डीएल लेंथ ले लूँ, इस एलिमेंट पे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है, हाँ अब तो समझ ही गए, अगर उसी तरीके से है, ये मेथड 1 है, अगर उसी तरीके से है तो तुम ये जरूर कह सकते हो कि ये जो है ये वाला पार्ट यहाँ पे जो फील्ड देगा वो तो देगा ही, तो ये वाला फील्ड यहाँ पे कितना बाहर का पॉइंट है, तो म्यू नॉट एन आई बनेगा, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई बी, क्योंकि इसके सेंटर से दूरी बी है तो इसका फील्ड तो यहाँ पे इतना ही आएगा। और एक और बात, ये वाला यहाँ पे कितना फील्ड देगा, तो वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट ही देंगे, क्योंकि अगर ये फील्ड्स ऐसे दे रहा है, ये वाला फील्ड अगर ऐसे दे रहा, तो ये वाला जो फील्ड है ना, ये बाहर वाला फील्ड, ये करंट ऊपर की ओर, करंट ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर है नहीं, ये वाला फील्ड नीचे कर देगा, ये वाला फील्ड नीचे, देखो करंट अंदर थम उधर जा रहा है, और ये वाला, ये जो डॉट वाला है, ये डॉट वाला वो ऐसे करो, ये फील्ड ऊपर देगा, दोनों का फील्ड एक दूसरे का अपोजिट है तो माइनस ही करके आएगा, तो माइनस लिख लिया। और ये पूरा जो अपने बाहर फील्ड देगा ना, अपने सरफेस के जस्ट बाहर जो फील्ड देगा उसका आधा फील्ड यहाँ पे देगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैट वाली बात यूज कर ली जाए तो, क्योंकि इसमें भी होता है भाई, सिलेंडर में अंदर फील्ड 0 होता है और बाहर फील्ड सीधे सरफेस के बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि फिर अगर उसी डेरिवेशन से मैं प्रूफ करूँ तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि यहाँ पे रिमेनिंग का फील्ड जस्ट बाहर के फील्ड का आधा होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा उसको, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई बी का हाफ लिखूंगा, दिस इज द नेट फील्ड एट दिस एलिमेंट। ये पहला मेथड के अंदर ये चल रहा है। अब कोई पूछे इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स अगर मैं कहूँ कि हाँ, फिर वही चीज आने लगी कि एलिमेंट की जो एबीडी बनाना है वो कितना बनाना है, हाँ, और यहाँ पे वहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, डायरेक्शन हर जगह सेम था, तो मैं आधी के बड़ी बना के काम चला लिया, फोर्स सीधे IRB से निकाल दिया। यहाँ ना गड़बड़ी होगा कि यहाँ का फील्ड अगर मान ली वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इस एलिमेंट पे फील्ड इधर लगेगा और यहाँ पे फील्ड इधर लगेगा, तो अगर मैं इस पूरे पार्ट की आधे की बड़ी बनाऊं तो गलत काम करूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो सीधा हम IL क्रॉस B नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो अब मजबूरी बन गई कि हमें अब डिफरेंशियल पे ही जाना पड़ेगा, उसमें मजबूरी नहीं थी क्योंकि हर जगह फील्ड बाहर को ही था, तो सॉल्व कर दिया। तो ठीक है, अब ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, IL क्रॉस B, जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कांस्टेंट डायरेक्शन के साथ हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, तो जिस पे तुम फोर्स लगा रहे हो उसके हर पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो क्या अगर मैं इतने पार्ट की अगर एबीडी बनाऊं, पूरा आधा पार्ट की एबीडी बनाऊं, तो क्या उसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन बदल रही है, मतलब फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो जब नहीं लगेगा तो बड़े में नहीं लगेगा, लेकिन डिफरेंशियल में तो लगेगा, इस डिफरेंशियल में तो हर चीज कांस्टेंट हो जाती है नॉर्मली, तो डिफरेंशियल एलिमेंट के हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू ऊपर को ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, डायरेक्शन सेम ही है, इस पे लग सकता है, और डिफरेंशियल पे तो हमेशा लगता है। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा का, और इस सिलेंडर को मैंने, अब अगर देखोगे इधर से तो ये जो पैच है ना वो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसा पैच दिखेगा जो कि अपने सेंटर पे डी थीटा एंगल सस्टेन कर रहा है, और इस पैच का जो रेडियस है ना बी, इस पैच का ये वाला लेंथ बी है, ठीक है, बी है। तो कोई पूछे ये लेंथ कितना होगा, कि आर डी थीटा होना चाहिए, आर डी थीटा ये वाला लेंथ है, आर डी थीटा, और मैं इधर से देख रहा हूँ ना तो ये पैच ऐसा दिख रहा है ऐसे, और इस लेंथ को अपने मन से एल मान लिया, वही एरिया के टाइम की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो अब मैं पूछूं कि इस पे कितना फोर्स लगा, इस पे कितना फोर्स लगा, तो जो डीएफ लिखोगे वो क्या लिखोगे, करंट आई, इस छोटे से एलिमेंट का करंट
डी आई कहेगा, ये आई है ना पूरे पे, ये डी आई कह रहेगा, तो आप लिखोगे इसको करेंट डी आई, आई बाहर क्यों रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, आई इधर, तो आई एल क्रॉस, सॉरी आई इधर है ना, आई एल क्रॉस बी, फोर्स बाहर को लगेगा। देखो अगर मान लो कि ये इससे डोमिनेट कर रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर को तब की बात कर रहा हूँ, तो फोर्स बाहर को लगेगा, वो डिपेंड करेगा इस पे, अदरवाइज अंदर को लगेगा, एक ही बात है। तो इस छोटे से एलिमेंट का करंट बाहर को और ऐसे डी आई आई एल, और एल तुम ये यूज करोगे क्योंकि करंट कितना बड़ा लेंथ पे फ्लो कर रहा है, करंट बाहर निकल रहा है, मतलब इस इतने बड़े लेंथ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये पूरा करंट डी आई है, डाउट होगा तो रोक देना मुझे, पूरा डी आई है। इस डी आई एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, तो आई इंटू करेंट के डायरेक्शन का लेंथ होता है, एल वेक्टर की तरफ से एक होता है, करेंट के डायरेक्शन का लेंथ होता है, तो पूरा एल यूज करेंगे, आई एल इंटू मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट पे बी है, हमने बी यूज कर लिया, ये डी एफ आ गया। अब ये फोर्स का डायरेक्शन बाहर को रहा है, और यही फोर्स अगर इस पे लगने वाला, यही फोर्स अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाए, ब्रेकिंग स्ट्रेस से डेवलप होने वाले फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो टूट जाएगा। अच्छा हाँ, नहीं फिर गलत हो गया, रुक एक सेकेंड वेट, रुको ना भाई, अभी गलत मैम, ये वाला फोर्स तो इतना आ जाएगा, बट ये फोर्स ब्रेकिंग स्ट्रेस से नहीं होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस तो ये जो फ्रेम है ना, ये जो फ्रेम है उसका ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन, क्योंकि जब इस पार्ट को ना, इस छोटे से पार्ट को कोई ऐसे धक्का मारेगा ना, ऐसे बाहर को धक्का मारेगा, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को, जब ये वाला पार्ट ऐसे भागना चाहेगा ना, ऐसे भागना चाहेगा, ये वाला पार्ट जैसे भागना चाहेगा, तो ये वाला पार्ट इसको ना ऐसे खींचेगा, नहीं मैं भागने तो मैं नहीं दूंगा, वो फोर्स ब्रेकिंग स्ट्रेस को जब डेवलपमेंट फोर्स को ओवरकम करेगा तब टूटेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ, ये नहीं कि हम इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस से जा कर देंगे, ऐसे धक्का मारेगा वो ब्रेकिंग स्ट्रेस तो ऐसे टूटेगा ना, ऐसे टूटेगा। तो वैसे ही जैसे रिंग में निकालते हैं। हाँ, जैसे रिंग में निकाले थे, ये भी वैसे ही ब्रेक करेगा। तुम क्या पूछ रहे थे? तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे ये लेंस वाला और ये जो लाइन फील्ड है ये पैरेलल नहीं होगी, मतलब कि फोर्स जीरो होगा। अरे कहाँ पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है 90 डिग्री के एंगल। ठीक है, तो ये जो बना ये तो मैग्नेटिक फोर्स बना जो कि बाहर कर बना। तो अब देखो, अब मेरा दिमाग ना इस वाले पे लगा कि ये वाला इस पे कितना फोर्स भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये इस तरीके से ऐसे, जब इस पे तुम ऐसे धक्का मारोगे ना, ऐसे धक्का मारोगे तो ये तो ऐसे है सिलेंडर, ऐसे सिलेंडर, तो जब ये बाहर जाना चाहेगा तो इधर के जो पार्ट है ना वो इस पैच को ना अपने तरफ ऐसे खींचेंगे। तो अगर इसको तुम ऊपर से वीडियो बनाओगे ना तो तुम्हें ये ना एक रिंग का ऐसा पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट यही तो है, ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस का ये टेंशन निकालना पड़ेगा मुझे, ये टी निकालना पड़ेगा, ये टी कितना आएगा। हालांकि अब मेथड 2 में जाएंगे थोड़ा और इसको बेटर कर लेंगे, बट जो बेसिक है मैं उसका यूज कर रहा हूँ, ये टी निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, डी थीटा है, ये टी इधर, ये डी थीटा है। तो जो ये जो एलिमेंट है ना, जो ये वाला है, इस पे जो इधर को नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स, और बेसिकली पता है ये टी कहाँ का है, यहाँ का, ये सारे फोर्सेस जोड़ दिया तब ये टी बना है, ध्यान रखना, और इधर के सारे फोर्सेस जोड़ दिया तब ये टी बना है। क्योंकि अगर ये पैच ऐसे है इस तरीके से, तो ये इधर के पार्ट इसको ऐसे खींच रहा है, ऐसे, और तुम इसकी वीडियो बना रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ का सब जोड़ के ये टी आएगा, वो ये टी है, इधर का सब जोड़ के ये टी आएगा, वो ये टी है। अब यही इसी का जो इधर कंपोनेंट है वो इसको बैलेंस करेगा। अगर इक्विलिब्रियम पे है, इस फोर्स को इस टी के इधर का कंपोनेंट बैलेंस करेगा, तो वो आएगा T/2 d थीटा इज बैलेंस बाय दिस फोर्स DI। अब DI लिख लेते हैं, DI क्या है, ये पूरे पे करंट I फ्लो कर रहा है, तो I डिवाइडेड बाई पूरा लेंथ दैट इज 2 पाई बी, पूरा लेंथ 2 पाई बी बनेगा। तो DI क्या बनेगा, इंटू R d थीटा मतलब B d थीटा, ये बन गया।
डी आई इंस टू एल इंस टू बी। अब देखो यहाँ पे डी थीटा कैंसिल आउट कर दिया और टी की वैल्यू आ गई आई, अब बी से बी भी कट गया, आई अपान 2 पाई इंस टू एल बी। ये टेंशन की वैल्यू डेवलप हो गई। अब यही टेंशन क्या क्या कह रहा हूँ, इस छोटे से एलिमेंट पर करंट कितना, पूरा करंट आई जो है इस पूरे फ्लो कर रहा है, तो करंट पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ, इस पूरे करंट को मैंने इस पेरीमीटर से डिवाइड कर दिया 2 पाई बी से और इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला करंट आ जाएगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लियर। अब ये जो टेंशन है ये ब्रेकिंग स्ट्रेस को ओवरकम करना चाहिए, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का फोर्स कितना होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये इस तरीके से एक ऐसे है, ये वाला इस तरीके से। अब इसका थिकनेस, तो हमने इसका थिकनेस नहीं पता है, इसका थिकनेस अपने मन से टी मान लेते हैं, इसका थिकनेस टी है, कहीं माने थे क्या इसको टी, हाँ ठीक है, और टी वेरी वेरी स्मॉल है, वही थिन ही है। तो फिर ये जो फोर्स आएगा ना, ये जो फोर्स आएगा, ये जो फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा इंस टू थिकनेस टी इंस टू एल। ये थिकनेस टी इंस टू एल करोगे तो ये वाला एरिया आएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, अगर मैं ऐसे सॉरी ऐसे बनाया था ना, ऐसे ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ, तो इसका थिकनेस में मैं इस लेंस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला एरिया आएगा, और इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फोर्स, और ये फोर्स 80 है। तो जब ये वैल्यू आई एल बी डिवाइड बाई 2 पाई ग्रेटर देन सिग्मा टी इंस टू एल हो जाएगा, तो एल से एल कैंसिल आउट हो गया, मतलब करंट की वैल्यू बाहर वाले में। अब एक और चीज़ है, अभी तो बी प्लेस करना बाकी, अब बी वहाँ से मैं प्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से आई टू बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई बी माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई बी और ये आई बी 2 पाई इधर भेज दो, इट ग्रेटर देन सिग्मा 2 पाई टी। अच्छा थिकनेस देना पड़ेगा क्योंकि थिकनेस वेरी वेरी स्मॉल है, वो इसलिए भी थिकनेस पे डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत थिन कर दोगे तो कम ही करंट ब्रेक कर जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा ये करंट की वैल्यू चाहिए ब्रेक करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में टी थिकनेस इसका मेंशन है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये आई का क्वाड्रेटिक बनता नजर आ रहा है, आई का क्वाड्रेटिक, तो इस आई का जो क्वाड्रेटिक है उसमें से जो आई इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा हूँ? आप बोले कि जो एक सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा, दोनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, आई की रेंज आएगी ना, आई की रेंज आएगी ना, नहीं तो आई की, हाँ सही करो, इसमें आई की रेंज आएगी, लेकिन कोई पूछे कि इसकी मिनिमम आई बताइए, मिनिमम आई। हाँ तो इसमें सही करो कि इसमें ना दो इसके आंसर्स आएंगे, एक अगर आई बहुत कम हो गया, नहीं हाँ आई बहुत कम हो गया क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड भी है ना वो इस आई पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर आई की वैल्यू बहुत बढ़ने लगे ठीक है, तो भी वैल्यू घट सकती है और बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन कि कितना बढ़ रहा है। तो एक आई, अगर आई की वैल्यू बहुत कम है, आई की वैल्यू बहुत कम है, तो बाहर की ओर, क्योंकि तब फील्ड तो ऐसे ही डोमिनेट करेगा, इसका फील्ड डोमिनेट करेगा, तो फोर्स बाहर को लग के इसको तोड़ेगा, समझ रहे हो ना। और आई की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, इस आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तो अपने आप ही निगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये अंदर को फोर्स लगा के इसको तोड़ देगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए आई के दो आंसर्स आएंगे। और जो मिनिमम अगर कोई पूछे तो जिस केस में बी पॉजिटिव रहेगा, बाहर वाला ब्रेक, अरे कुल नहीं, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद आई की दो एक रेंज आएगा, उस रेंज में आई रहेगा तो ब्रेक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक ही रेंज आएगी, दो रेंज आएगा इसमें, सर इसके मैग्नीट्यूड नहीं जाना चाहिए, दो एक ही आएगा, यहाँ से आई के रूट्स मिलेंगे, उसमें से आई अगर मिनिमम कोई पूछे आई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो ताकि ब्रेक कर जाए, मिनिमम वैल्यू कितनी हो, तो आई मिनिमम, हाँ बिल्कुल सही, वो छोटा रूट आएगा, आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। हाँ ये होगा कि आई का जो इस इनइक्वालिटी से रेंज आएगा
हाँ हायर वैल्यू से ज्यादा अगर हाई रहा तो फिर क्यों नहीं करेगा? नहीं, तभी भी ब्रेक करेगा, लेकिन अगर हायर से वो ज़्यादा रह गया तो इसलिए ब्रेक तब नहीं, अंदर को रोके ब्रेक कर देगा ना, हाँ तो वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, ब्रेक कर देगा, फोर्स डायरेक्शन चेंज करके उसको तोड़ देगा। बोलो। तो इसकी मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने एक बड़ा एक छोटा माना था कंप्रेस और या तो फिर एक्सपैंड होकर दोनों से पूछ सकते हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस आई की जो 2 वैल्यू आएगी उसमें जो मैग्नीट्यूड में जो सबसे कम होगा वो हमारा आंसर होगा। यस सर। हाँ भाई देखो क्या बता रहा हूँ, मान लो इसको सॉल्व करने के बाद आई का पहला रूट आता है, मिनिमम जो वैल्यू आती है आई की, इसकी मतलब कुल मिला के ये है ना कि इसको इक्वल कर दो, इक्वल कर दो, इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद 2 रूट तो कन्फर्म आने वाला है। एक रूट आएगा मान लो 2 एम्पियर और एक आ रहा है इससे 6 एम्पियर, 2 रूट आ गए। तो 2 एम्पियर वाला अगर यूज करोगे तो आई इसमें बी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब अगर ये वाला यूज करोगे तो इस करंट पे यहाँ पे जो बाहर का फोर्स लग रहा है उसके वजह से बाहर को फोर्स लगेगा, तो इसमें इलोंगेशन डेवलप होके टूट जाएगा, इलोंगेशन वाला पार्ट से टूटेगा। जब आई को 6 लोगे तो फिर ये वाली नेगेटिव तो फोर्स नीचे को आके तोड़ देगा। इसका मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए कि तो कोई पूछे मिनिमम तो आंसर ये है, लेकिन कोई पूछे रेंज बताओ तो जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो 6 एम्पियर से ज़्यादा हो तभी भी टूट जाएगा, एक तो रेंज ये होना चाहिए, आई 6 से ज़्यादा हो तो टूट जाएगा, और दूसरा आई अगर 2 से कम हो, ऐसा है क्या? हाँ वो एकदम वो सही कह रहा है, 2 से 6 लेकिन क्वाड्रेटिक, एक काम करो ना इसका रेंज जो आना चाहिए। हाँ तो इसमें क्या आएगा तो लगाओ, आई का क्वाड्रेटिक अगर बनने जा रहा है तो ये आई पॉजिटिव बनेगा, मतलब एक्स बन रहा है, और ये आई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा नहीं, और इधर आएगा तो माइनस एक सी बनना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट है, 0 ग्रेटर था ना, ये ग्रेटर था, ये ऐसा बनेगा, तो सबको इधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी आई थिंक लेस देन 0, इसका क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड पैराबोला है तो 2 बार कट करना चाहिए नहीं, इसका मतलब ये रूट आएगा। क्या कह रहे हो? हाँ वो वही है कि अगर 6 से आई होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा छोटी हो जाएगी, वो उतना फोर्स नहीं मिल पाएगा। तो 2 और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे तो आई नॉट पे भी तो कंडीशन आ जाएगी, मिनिमम आई नॉट इतना होना चाहिए। वो तो इसी से मिल गया ना, इज लेस देन 0 पे जब जाओगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, इसके बीच में होना चाहिए आंसर, तो जैसे कि उसमें 2 और 6 आया था तो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए, तो मुझे समझ में आ रहा है, बताओ। अच्छा सर, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा हाँ जैसे यहाँ 2 और 6 मान लीजिए 1000 करंट दे दिए तो क्या होगा? हाँ अगर करंट बाहर वाला ना, तो ऐसा तो बता रहे हैं कि ये बाहर वाला का बहुत करंट तो टूटबे नहीं करेगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? हाँ अगर फिर मैग्नेटिक फील्ड भी तो नेगेटिव हो रही है ना, नेगेटिव पॉजिटिव पे बड़ा हो ही नहीं सकता। नहीं, वो ये कह रहा है कि अगर ये आई मान लो बहुत ज़्यादा आ जाए, अगर ये आई बहुत ज़्यादा आ जाए तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए यहाँ पे तो इधर का फोर्स उल्ट, क्यों ब्रेकिंग स्ट्रेस में कंप्रेशन ही क्यों? अभी तो देखो उसमें ब्रेक हो गया था, कंप्रेशन वाला ब्रेकिंग स्ट्रेस इलोंगेशन वाला हमसे मान के चल रहा है इसमें, शायद सेम ही रहेगी इक्वेशन जो लास्ट में बना ना, उसमें प्लस और माइनस अलग अलग म्यू नॉट आई वाली टर्म में प्लस आ जाएगा और आई नॉट वाली टर्म में माइनस आ जाएगा। सर इसमें ना दो रेंज बनेंगी, ये तो हमारा हाँ की वैल्यू है ना, जब ये पॉजिटिव है तब आई एक्स1 से x2, जब बी की वैल्यू नेगेटिव है तब आई माइनस x1 यूनियन x2, तो बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा आई की कौन सी रेंज है, और ये फिर वो भी फाइनल में तो वो बी के दो केसेस में आई के दो रेंजेस आ गए, तो जब बी को होगा तब वो रेंज यूज करेंगे। अच्छा एक ठीक है कोई बात नहीं, मुझे बताओ ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला क्या तो इसमें लेस देन आ जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ तो तो ये सब लेस देन वाली टर्म आ जाएगी क्योंकि एक नेगेटिव साइन आएगा ना तो उसकी वजह से इनइक्वालिटी इन्वर्स कर देगा। अच्छा ये है बस इतना ही फर्क पड़ेगा। मैग्नीट्यूड वाइज तो सब सेम ही रहेगा और बी के कंस्ट्रेंट से दो रेंज रहेंगे। मतलब अभी हम ये जो एक्सप्रेशन लिखे हैं ना ये एक्सप्रेशन तब के लिए है ठीक है जब बी इस इक्वेशन हाँ क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन का जो रूट आएगा वही इसका आंसर होगा जो रेंज आएगा मिनिमम और मैक्सिमम वाली कंडीशन अलग अलग तो क्या बदल जाएगी क्या कंडीशन तो सेम ही रहेगी ना मतलब वो लिमिटिंग कंडीशन पे बात करेंगे अगर इक्वालिटी नहीं ये तो खैर मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूँ मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम तो तुम इसके वैल्यू से ही कैलकुलेट कर ले रहे हो सॉल्व करने के बाद जो रूट आ जा रहा है। लेकिन अगर कोई कहे मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ तो ऐसे ही टूट जाएगा वैसे ही टूट जाएगा। उसमें बस ये बात है कि बी अगर नेगेटिव है तो ये जो बीच वाली रेंज है हम उस पोर्ट में टूटेगा ही नहीं है और अगर बी पॉजिटिव है तो वो जो हायर रेंज रहेगी उसमें नहीं टूटता है। बेसिकली वो सर खुद ही को चेंज कर रहा है वो सही कर मेरे से ये लग रहा है हर टाइप से टूट सकता है बस पहली बात अंदर की तरफ बात भी हमने ऐसे दिखाया हमने कहा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेटिंग है तो फील्ड इधर होगा तो फोर्स उधर लगेगा जब फोर्स ऐसे खींचेगा तो इसमें टेंशन उल्टा ऐसे डेवलप होगा ऐसा हाँ टी का साइन का बैलेंस कर लिया ठीक है। अगर इसमें पूछता है कि मिनिमम बताओ ना मिनिमम बताओ जब मुझे अभी समझ में आ रहा है मिनिमम बताओ इसको सॉल्व करेंगे जो मिनिमम वैल्यू आएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। अब कोई पूछता है कि मैक्सिमम तो इनफाइनाइट बोल सकते हो हाँ हाँ I/2 से बड़ा है क्वेश्चन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हाँ। और सर हमने आई की डायरेक्शन जो हमने फिक्स लिए तो हमें देखना होती है आई नेगेटिव नहीं जाना चाहिए तो डायरेक्ट हो जाएगी इसमें फोर्स प्लस हो जाएगी तो कंप्रेशन से भी तो पूछ सकते हैं जब मैग्नीट्यूड दे देंगे तो सही हो जाएगा दोनों के डिफरेंस में इतना फोर्स का अंतर होना चाहिए कि टूट जाए तो ब्रेकिंग पर्सपेक्टिव नहीं आई की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब फिर अलग चीज होगी नहीं ये डायरेक्शन यही है ये डायरेक्शन यही है कोई डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है मतलब वही फिर उस डायरेक्शन में आई पॉजिटिव होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव जाना नहीं अरे डायरेक्शन में तुम क्यों जा रहे हो इसका आई का डायरेक्शन तो इसका क्रॉस से ही है इसका डॉट से इसमें क्यों बेकार में चेंज कर रहे हो जो है सो है नहीं सर मतलब फिर वही हुआ ना कि जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अगर नेगेटिव वैल्यू आएंगी तो हम उनको हटा देंगे हाँ हाँ भी देखना पड़ेगा ना तो उसको निगेटिव जो वैल्यू आएंगी आई की यहाँ से सॉल्व करके उसको हटा देंगे और इस क्वालिटी को सॉल्व करने के बाद जो आई की मिनिमम वैल्यू आएगी फिलहाल वही आंसर होगा क्यों हाँ जो मिनिमम आएगा वो इसका आंसर होगा ठीक है। अब ये इतना कुछ नहीं है सोचना यार अगर कोई पूछे क्या पूछे रेंज पूछेगा मिनिमम बताओ मैक्सिमम बताओ तो मिनिमम इसका जो इक्वालिटी प्रूफ करोगे ना इक्वालिटी डाल के जो आई की मीन आएगा और वो भी आई की मीन वो भी पॉजिटिव निगेटिव वाला नहीं क्योंकि अगर आई निगेटिव ले लेते हो तो फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया डायरेक्शन तो वही रहना चाहिए तो उस हाँ तो अगर इसके दो रूट आते हैं दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं मान लो एक बात कह रहा हूँ तो जो मिनिमम पॉजिटिव वाला वो आंसर हो जाएगा। अब डेटा होता तो और बेटर होता है और अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव छोड़ दे वो ले लो ये मीन होना चाहिए नहीं या हो सकता है कि मैथ कुछ ऐसा करे इसको सॉल्व करें ऐसा भी हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है जो एक आइन होती है सही कर रहे हो तुम ये भी हो सकता है कि इस करंट की वैल्यू ऐसी हो जाए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट
क्या था, एक्स स्क्वायर बना था और एक निगेटिव बना था क्या, इधर से आएगा लेस देन जीरो ऐसा था ना, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो सकता है क्या, हो सकता है भाई, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ब्रेक भी ना करे। हाँ तो वही, तभी इसका डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो अगर पूरी वैल्यू दी गई होती ना, जैसे कि इन सारा डेटा दिया बस ये आई वाला हो, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि मीन क्या होगा, रेंज क्या होगा। सर हम लोग देख लेंगे, फिर अगर नहीं होगा तो हाँ नहीं क्या, वो होगा ही यार, जब डेटा देगा तो सॉल्व होगा ही। ठीक है, इसके बाद इसका जो मेथड 2 था ना, वो देखो क्या, मेथड 2 में ना ये जो फोर्स मैं निकाल रहा हूँ ना, ये जो फोर्स मैंने निकाला था ना, इसको निकालने का ही तरीका है। ये वाला फोर्स ना देखो, ये अभी आ जाएगा, देखना, ये थीन है, तो थीन पे प्रेशर वाला मेथड वैलिड है, प्रेशर वाला मेथड वैलिड है, तो जस्ट आगे का प्रेशर निकाल लो और जस्ट इधर का प्रेशर निकाल लो और फिर इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वो फोर्स आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया पर्टिकुलर फोर्स। तो यहाँ का फील्ड कितना, यहाँ का प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर कितना आएगा, तो 1/2 म्यू नॉट इनटू यहाँ का बी का स्क्वायर, और यहाँ का बी नेट बी यहाँ लिखा जाता है, वो सिर्फ इसके वजह से आएगा, इस पूरे की वजह से यहाँ पे बी नहीं आएगा। इस फॉर्मूले में जो होता है ना 1/2 स्क्वायर, वहाँ पे ई ना नेट फील्ड होता है उस पॉइंट पे, तो यहाँ का प्रेशर 1/2 म्यू नॉट इनटू यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से, वो आएगा म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई बी का होल स्क्वायर। ये प्रेशर बन गया यहाँ का, फिर आगे का निकालेंगे, आगे क्या होगा 1/2 म्यू नॉट इनटू यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का चेंज करके आएगा, ये बनेगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई बी इंटू आई नॉट वाला को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ फिलहाल अभी, तो आई नॉट माइनस आई का स्क्वायर करोगे, क्योंकि आएगा यही ना, इसकी वजह से जो फील्ड आएगा इसकी वजह से फील्ड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जस्ट बाहर वाला, तो ये बनना चाहिए, और जब ये बनेगा तो ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि तो फील्ड बन गया जस्ट बाहर वाला पॉइंट पे, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी का होल स्क्वायर करेंगे। अब मुझे ये प्रेशर बन गया, अब ये जो प्रेशर बना इसी को तुमको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए। अब इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, सर वो माइनस आई बाई 2 नहीं होगा, एक सेकंड रुकना सर, मैं क्लास में बताइए। हाँ सर, हाँ देखता हूँ, ठीक है, आधा घंटा एक्स्ट्रा, हाँ देखता हूँ। तो इसमें ना इस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने कहा आर डी थीटा इंच टू एल बन गया। अब मुझे ये प्रूफ करना है यार कि क्या हमारा जो आया सेम है कि नहीं। वो आई बाई 2 आएगा, कहाँ पे? आई नॉट माइनस आई बाई 2 नहीं, क्यों आई बाई 2 आएगा, इस फॉर्मूले में नेट फील्ड लिखा जाता है, बी में नेट फील्ड होता है सबके वजह से, आई बाई 2 क्यों लिखते हो यहाँ पे, बाहर वाले में हाफ होती है, नहीं वो तो सेकंड मेथड है, वो तो फर्स्ट मेथड में था, फर्स्ट मेथड में आई बाई 2 नहीं लिखते हैं, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का आधा लिखते हैं जो बाकी की वजह से आता है, और जो मेथड 2 में लिखा जाता है ना, मेथड 2 में वो ये प्रेशर का फॉर्मूला है जहाँ बी नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जस्ट एक फ्लूइड लो ना, मान लो एक सरफेस ऐसा है, इधर ही पानी है इधर ही पानी है, तो कोई पूछे कि बताओ इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो तुम क्या करते हो, इस सरफेस के जस्ट बाहर कितना प्रेशर है और जस्ट अंदर कितना नेट प्रेशर है, अब इन दोनों नेट प्रेशर का डिफरेंस निकाल के एरिया मल्टीप्लाई कर दो, इस बॉडी पे फोर्स आ जाएगा। नहीं तो हम उसका डेरिवेशन थोड़ी कर रहे हैं, हाँ, हम तो इस फॉर्मूला का अब हेल्प ले रहे हैं, इस फॉर्मूले में बी नेट होता है, जैसे सेल में देखो, सेल में कहते हो ना कि सर बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना है, तो तुम क्या करोगे, अब इस फॉर्मूला का यूज़ करो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यहाँ का प्रेशर कितना है 0 और यहाँ का जस्ट प्रेशर कितना है इतना,
और दोनों का डिफरेंस इतना, और यही इस छोटे से एलिमेंट पे नेट प्रेशर आ रहा है ये। और ई जो होता है, ई जब इस फॉर्म में पुट करते हो ई, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट पुट करते हो, 2 नहीं पुट करते हो। कुछ समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. हाँ, तो इस फॉर्मूले में ना ये नेट फील्ड होता है, नेट फील्ड होता है, ठीक है। और जब उसका डेरिवेशन करते हो ना, बेसिक डेरिवेशन जो ये मैंने किया, इसको क्लियर, इसमें तुम्हें ये हाफ यूज करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग पार्ट की वजह से हाफ आता है, उतने की वजह से हाफ आता है, तो हाँ। full one हो जाता है। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ, ये जो फोर्स आया है, ये फोर्स, और जब हमने इस एलिमेंट पे फोर्स निकाला है, वो फोर्स हमारा ये है। ये है क्या हमारा फोर्स था? नहीं, ये टी डी थीटा, ये फोर्स है ना, ये फोर्स था बेसिकली। ये पूरा बाहर का फोर्स है, ये पूरा, ये वाला था, ये वाला नहीं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, रुको, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ से, इसे भी यहाँ से हटाओ, ये रहने दो। अब ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स है जो हमने वहाँ पे निकाल के रखा है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये और ये बराबर है, और ये आर डी थीटा नहीं है, नहीं आर थीटा बी थीटा है ना, ये तो बी है, बी, तो बी डी थीटा है, तो बी थीटा ये लेंथ बनेगा इंटू एल, ये बी थीटा है। तो देखो यहाँ पे बी थीटा तो मैच कर गया, मैच करेगा। अच्छा, तो इसीलिए मैच कर गया क्योंकि ये क्या है, थिन है। अगर ये थिन नहीं होता तो फिर हम इस मेथड थ्रू नहीं जाते, तो फिर हम वो बेसिक जो प्रीवियसली मेथड किया था ना, उसके थ्रू ही जाके समझना पड़ता कि क्या होता है। ठीक है, अब तो तुम समझ ही गए कि बेसिकली इसके अंदर हो क्या रहा है सर। क्यों? यही चीज प्रेशर का ना इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है, स्ट्रेस वाला क्वेश्चन। अगर मैं कहूँ कि एक शेल है, ऐसा एक शेल है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका रेडियस मान लो आर के बराबर है, और कोई क्या है कि इस सेल का, स्फेरिकल सेल है, इस सेल का ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा है, सॉरी, ये चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा 2, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो बताइए कि इस पे चार्ज की वैल्यू कितना मैं कर दूं, इस सिग्मा 1 की वैल्यू कितना कर दूं ताकि ब्रेक कर जाए। ब्रेक कर जाए। रिपीट कर रहा हूं कि अगर इस शेल का ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा 2 है, तो बताइए इस सेल का चार्ज डेंसिटी कितना कर दे ताकि ये सेल ब्रेक कर जाए, क्योंकि जितना चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे उतना ही। हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि इस छोटे से, ये तो स्फेरिकल सिलेंडर था तो एक ऐसे पैच बन रहे थे, इसमें अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करूं तो फिर वो कैसा बनेगा? हाँ, हाँ, डीए का एरिया का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, बट उसको भी एडजस्ट करना थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है। तो हालांकि उससे भी मैं लेना पड़ेगा, छोटा सा रेक्टेंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ना सबसे पहले ना, हाँ तो ठीक है, तो ये तो प्रेशर पता है ना, लेकिन क्या प्रेशर और ये बराबर होना चाहिए? नहीं, ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है वो ऐसे खींचता है ना, ऐसे खींचेगा ना, हाँ ये तो ऐसे खींचेगा और ये तो ऐसे फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स का और इस फोर्स का क्या रिलेशन है ये निकालना पड़ेगा ना। हाँ, वो डीए एरिया पे थोड़ा समझना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जब मेथड 1 है ना उसी के लिए, बाकी तो हो ही जाएगा। तो उसी के लिए मैंने क्या किया ना, देखो हर जगह प्रेशर, इसमें सुनना, हर जगह प्रेशर सेम है, हर जगह प्रेशर सेम है, प्रेशर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है यार, प्रेशर हर जगह सेम है। अब मैं प्रेशर का हेल्प ले रहा हूँ, प्रेशर हर जगह सेम है। तो अगर मैं सिर्फ आधे पार्ट की वीडियो बनाऊँ, मेरी बात सुनना, आधे पार्ट की वीडियो, अगर आधे पार्ट की वीडियो बनाओ, इतने पार्ट की, डिफरेंशियल से बचने के लिए, तो
अगर मैं कहूँ कि इसका थिकनेस मान लो टी के बराबर है, इसका थिकनेस टी के बराबर है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये ऐसे है, ये ऐसे है, और इसका थिकनेस टी है, तो इस पे ब्रेकिंग स्ट्रेस वाला फोर्स है ना, इस पूरे पे ऐसे लगेगा, सिग्मा 2 इंटू ये छोटा सा एलिमेंट के एरिया, ये बनेगा 2 पाई, रेडियस आर है, 2 पाई आर इंटू थिकनेस टी, ये बनना चाहिए भाई। पेरीमीटर में इस थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा 2 पाई आर टी। इसका मतलब कि इसका आधे पार्ट को, ये आधे पार्ट को, इधर का जो पार्ट है ना, वो ऐसे अपने तरफ खींच रहा होगा इस फोर्स से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो लग रहा है इस पूरे पार्ट पे, उसका फोर्स ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ये फोर्स जब इससे ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। अब इस फोर्स को निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो अगर मैं उस फोर्स का हेल्प लूं तो भी हो सकता है, मतलब ऐसे जाके एलिमेंट लेना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो भी हो सकता है, बट फोर्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो फिर इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर में डायरेक्शन ही नहीं होता, तो मैं प्रेशर का तो हेल्प ही सकता हूँ। प्रेशर देखना, इसके हर पॉइंट पे अंदर प्रेशर 0 है, और जस्ट बाहर प्रेशर है, क्योंकि जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्रेशर है, और जस्ट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो प्रेशर नहीं है। और इस पूरे एलिमेंट पे हर जगह प्रेशर सेम है, हर जगह प्रेशर सेम है, जो कि उस फॉर्मूले से जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर से जाएगा। तो अगर मैं कहूँ तुमसे, मेरी बात सुनना, अगर फॉर्मूला ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो ई जहाँ 0 वहाँ प्रेशर 0, तो अगर इसके हर पॉइंट, और थिन है, ये थिन है तो अप्लीकेबल है, तो अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर के हर पॉइंट पे क्या फील्ड 0 है, यस, तो प्रेशर 0 हो गया, और बाहर के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम है, क्योंकि ई हर पॉइंट पे सेम है, और प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हर जगह बाहर प्रेशर सेम है, जैसे एटमॉस्फेयर होता है, तो बाहर के हर पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, तो तुम कह सकते हो कि इस डायरेक्शन का अगर फोर्स निकालना हो ना, फोर्स, ये वाला फोर्स कितना होगा, तो सीधे प्रेशर इनटू इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और चूंकि इस एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है एबीडी में, भाई इस एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है इस पूरे पे, तो प्रोजेक्टेड एरिया ना पूरा पाई आर स्क्वायर बनेगा, क्योंकि हर जगह एटमॉस्फेयर से समझ लो भी समझ में आ जाएगा कि अगर हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो कि पूछे इधर कैसा कितना फोर्स लगेगा, और हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है, जब प्रेशर सेम है तो फोर्स प्रोजेक्टेड एरिया से निकल जाता है, और प्रेशर अगर वैरी कर रहा है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो प्रेशर हर जगह सेम है, तो सीधे अगर इधर फोर्स निकालना था तो प्रेशर इनटू इस पूरे का प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लिया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फोर्स तो बाहर लग रहा है, बाहर लग रहा है, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू इस डायरेक्शन का प्रोजेक्टेड एरिया पूरा पाई आर स्क्वायर लेना पड़ेगा, ये नहीं कि 2 पाई आर टी लेना पड़ेगा तो गलत हो जाएगा, ये लेना पड़ेगा, तो ये पी, अब ये वाला इससे जब ज्यादा हो जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा, तो तुम क्या कहोगे, सिग मतलब ये पी की वैल्यू यहाँ से ले लो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई किसके बराबर है, तो ई नेट होता है बाहर का नेट फील्ड, जस्ट बाहर का, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, सिग्मा ही हमारा सिग्मा 1 था, सिग्मा ही सिग्मा 1 है, तो सिग्मा ही मान लो, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 इंटू 2 पाई आर टी, 2 पाई आर टी, ये ब्रेक कर जाएगा। तो अगर चार्ज डेंसिटी जब है इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, और इसमें थिकनेस का रोल तो होगा ही, क्योंकि जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही तुम्हें ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा ब्रेक करने के लिए। तो ये तो हमने देखो वो प्रेशर वाले हेल्प से निकाल लिया। अगर ये प्रेशर वाले हेल्प से नहीं निकालता तो फिर मुझे इसके अंदर ना, अगर मैं छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट की वीडियो बनानी पड़ जाए तब, और आपने इसमें माना है कि सिलेंडर जो स्फीयर है बीच से ब्रेक हो, कहीं और से भी ब्रेक हो सकता है ना, मतलब और इसके हाफ नहीं अगर ये देखो क्या होता है, ये कहा नहीं जा सकता ना भाई, ब्रेक एग्जैक्ट जो मटेरियल है हर जगह ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम है, हर जगह सेम है, तो हर जगह ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पे ब्रेक करते हैं, क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह का ब्रेकिंग स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है, तो जहाँ हल्का सा भी कम हुआ वो टूट गया। और यहाँ तो वैसे सेम, हाँ। वैसे क्योंकि आर दोनों पे सेम ही आएगा प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ 2 पाई आर। हाँ, तो हम पूरे से कम चला सकते हैं, मान लिया यहाँ ब्रेक किया। आपने तो बताया था कि स्ट्रेस बल्क का ऑब्जेक्ट है, तो फिर किसी में तो रेडियस डिवाइड कर दे रहे हैं, तब तो फिर वो हर पार्ट पे आ जा रहा है, इसलिए सबके लिए वैलिड होगा। हाँ,
सबके लिए वैलिड होगा। सर जो एक बहुत तरीका होता है जिसमें हम निकालते हैं कि हेमिस्फीयर होता है, दिखाते हैं कि फाइंड फोर्स ऑन वन हेमिस्फीयर बाय द अदर, उसको फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस की इक्वल करते हैं, तो वो जो फोर्स वही तो किए हैं, वही तो किए हैं। बेसिकली इसमें ना एक ब्रेकिंग स्ट्रेस का टर्म अलग से आ जा रहा है, बाकी तो पहले वाला ही है। बाकी तो सब वही से फोर्स तो निकाल रहे थे, प्रीवियसली निकाले थे। हर बार ब्रेकिंग स्ट्रेस से जो डेवलप फोर्स आ रहा है उसको से इक्वेट कर रहे हैं, एक नया कह सकते हो एक्स्ट्रा चीज पढ़ रहा है। हाँ अच्छा, इसमें ना अगर ये तो बड़ा से मैंने काम चला लिया, अगर स्टील इसके ऊपर अगर प्रेशर बदल रहा होता, ठीक है, तब तो ऐसा काम नहीं करते। तो उस केस में अगर इसकी एबीडी बनानी पड़ती तो हम कैसे बनाते हैं इसको? तो अगर मैं ये कहूँ फ्लूइड में करते वैसे करेंगे, तो इसमें ना एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि अगर मैं इस तरीके से एक एलिमेंट लूँ ऐसे, और ये जो एंगल है ना, ये भी एंगल बहुत ही स्मॉल है, डी थीटा, ये जो पार्ट बनेगा ना, ये जो पार्ट बनेगा, ये एक स्फीयर का पार्ट बनेगा ऐसा, और उस स्फीयर पे ऐसे फोर्सेस लगेंगे, ऐसे मतलब ऐसा बन गया, ऐसे फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे फोर्सेस लगेगा, और उन सबका जो कंपोनेंट इधर आएगा, जो इधर आएगा, वो जब प्रेशर के इस फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट टूट जाएगा, मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेस से। हाँ वो सही कुछ यूज करेंगे। और ये इसकी डिफरेंशियल रीजन है कि हमेशा वैलिड है। तो ये वाला अगर फोर्स निकालना हो ना, तो अगर मैं कहूँ कि मान लो ये टी है, मतलब ये वाला पार्ट ना इस पे ऐसे टी ऐसे खींचा हुआ है, मतलब हालांकि इस पे यहाँ पे भी डी टी लगेगा, मतलब हर जगह ऐसे ऐसे लगेगा, हर जगह ऐसे ऐसे लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट्स आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे आएगा ऐसे, और ये जो कंपोनेंट इधर बनेगा ना, ये नेट टी डी थीटा ही बनेगा। समझ कैसे? अगर ये इस तरीके से ऐसे है, ऐसे ऐसे, अगर इन सबका सम कर दो, सबका सम कर दो और उसका इधर कंपोनेंट्स करो इधर, तो पूरा ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, सबका इधर वाला टी डी थीटा ही बनेगा। और ये टी डी थीटा जो बना, ये टी डी थीटा बना, वो ये जो टी डी थीटा है, ये टी डी थीटा, ये इससे ज्यादा होना चाहिए ये वाला फोर्स, मतलब हाँ यहाँ का प्रेशर डिफरेंस इनटू ये वाला एरिया। तो ये बताओ, तो प्रेशर डिफरेंस इसके बीच का तो वही है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई कितना है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इनटू ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया। तो ये एरिया आएगा, अगर ये रेडियस r है तो ये बनेगा r डी थीटा, ये रेडियस, और ये ऑलमोस्ट प्लेन ही है। एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं कहूँ कि सॉलिड एंगल से इसका एरिया निकालो, ठीक है, या सीधे पाई स्क्वायर कर दो, एक ही आना चाहिए, जैसा मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ ये तो इतना कम है कि वो लग रहा है कि वही बनेगा। तो तुम इस एरिया को लिख सकते हो पाई इज टू ये आर डी थीटा का होल स्क्वायर, ये बनना चाहिए आर स्क्वायर डी थीटा का स्क्वायर, ये बनना चाहिए इसके एरिया पाई। आर डी थीटा बाय 2 नहीं हो रहा है? हाँ सही कह रहे हो, डी थीटा बाई 2 होगा, तो ये 4 बन जाना चाहिए। अब ये सारे टर्म तो सेम आ गए, अब इस टी पे जाना पड़ेगा। अब ये जो टी है, टी ये ब्रेकिंग स्ट्रेस वाले से आ जाएगा, ये टी ब्रेकिंग स्ट्रेस की जो वैल्यू है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा है। क्या सिग्मा में ये जो स्ट्रिप है ना, ये जो ऐसा है ना, इसका ये जो एरिया है, ये एरिया इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सारे स्केलर सम आएंगे। कुछ समझ रहे हो? हाँ। ये जो थिकनेस है ना, इस थिकनेस का एरिया स्केलर एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा, तो सारा ये सम आएगा, रेडियल वाला सम। तो वो बनना चाहिए हमारा टी इंटू और ये बनेगा 2 पाई आर डी थीटा, ये बनेगा। समझ रहे हो? ऑलमोस्ट ये प्लेन ही तो है, क्योंकि डी थीटा बहुत कम है, ऑलमोस्ट प्लेन है। तो ये रेडियस आर डी थीटा बनेगा, तो ये एरिया क्या बनेगा 2 पाई आर डी थीटा इनटू दिस लेंथ इज, हेलो अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या ये सेम देगा रिजल्ट? हाँ सही कह रहे हो, तो ये बनना चाहिए टी की जगह पे इसको पुट करो तो बनेगा।
नहीं, अरे भाई तुम दोनों मेथड में कंफ्यूज तब हो रहे हो। जब मेथड वो था जिसमें बेसिक वाला था, उसमें तो तुम क्या कर रहे हो, फोर्स निकालने के लिए यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के एफ और क्विज टू ई कर दे रहे हो, वो एक मेथड है। लेकिन प्रेशर वाले मेथड्स में एक्चुअली में तुम्हें मैं इस फॉर्मूले का यूज दिखा रहा हूँ। ये फॉर्मूला तुम अभी पहले ये बताओ, ये सेम, ये यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है और ये जो रिजल्ट है क्या सेम है क्या, चेक करो तो। नहीं सेम है। ये सिग्मा 2 है, ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा 2 है। इसमें सिग्मा का स्क्वायर दिख रहा है, आर का स्क्वायर दिख रहा है, पाई का टर्म्स इसमें ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है ना। ऐसे कैसे मतलब ये चार सरफेस है तो 2d थीटा की तरफ आएगा जैसे उसमें होता है सरफेस टेंशन वाले। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो, सरफेस की प्रॉपर्टी ये ब्रेकिंग स्ट्रेस सरफेस टेंशन थोड़ी है। सरफेस तो इसमें भी वैसी थी। मेरे दोनों में अंतर है भाई। ब्रेकिंग स्ट्रेस में यही लग, ब्रेकिंग स्ट्रेस में ये एरिया लिया जाता है, ये एरिया लिया जाता है। सरफेस टेंशन अलग चीज है, सरफेस टेंशन इस सरफेस पे आएगा अलग से, इस सरफेस पे अलग से आएगा, वो अलग चीज है। यहाँ पे ये वाला मैंने क्या किया, इस तरीके से लिया ऐसे, ये क्या बन गया सिग्मा 2 2 पाई आर टी, सही है। और ये क्या करा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर हर जगह सेम है प्रेशर, इनटू पाई आर स्क्वायर प्रोटेक्टर कर दिया, ये भी चाहिए। यहाँ कैसे गलती हो रही है, ये अगर मैं यहाँ कह रहे हो क्या, नीचे 2 आएगा, ये तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था ना। ये तो मैंने सही लिखा ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर इनटू ये वाला एरिया मुझे चाहिए था, प्रोजेक्टेड एरिया। ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया, इसका मैंने क्या किया, ये एरिया में क्या लिखा, पाई इंटू ये आर का डी थीटा बाई 2 है का होल स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ये तो ठीक चल रहा है। फिर मैंने इसको क्या किया, ये सिग्मा 2 इंटू ये वाला एरिया चाहिए, मतलब इस तरीके से मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ये कैसे आएगा 2 पाई आर इंटू ये थिकनेस, तो थिकनेस थी इंटू 2 पाई आर, और इसका आर क्या बनेगा, आर डी थीटा बाई 2 बनेगा, सही है। तो यहाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, टी डीटा जो लिखे हैं, अगर ये टी है और अच्छा ये गलती हो गई, देखो क्यों गलती हुई, यस ये डी थीटा बाई 2 होगा, समझ रहे हो ना कैसे, क्योंकि ये ब्रेक करोगे ना आधे पार्ट में। रिंग वाले केस ऐसा होता था, तो तुम ऐसे दिखाते थे, ऐसे दिखाते थे, तो इसका भी टी डी थीटा बाई 2 आता था, इसका भी टी डी थीटा बाई 2 आता था, तो डबल कर लेते थे। यहाँ पे तो तुम पूरे का ही एक ही बार में ले लिए थे टी, उसका सीधे ये वाला प्रोडक्शन निकाले थे, सही है। हाँ तब यहाँ पे एक 2 का टर्म रहेगा, अब सेटिस्फाई करेगा, कहाँ कर रहा है, ये तो 4 है, कहाँ किया, हाँ कर तो गया, ये 4 इधर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। ये क्वेश्चन इरडो का क्वेश्चन है। तब तुम खैर तो समझ गए इस पार्ट में कि तुमको क्या देखना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, अब वो तुम्हें बताता हूँ, वो तो भी समझ गए तुम यार, प्रेशर वाला मेथड और वो वाला मेथड दोनों में अंतर समझ नहीं आ रहा क्या, प्रेशर मेथड जब यूज करोगे प्रेशर मेथड का थीम पे, तो नेट फील्ड का सहायता से यूज करोगे, और जब फोर्स मेथड में जाओगे तो सीधे
तब तुम वहाँ का उस छोटे से एलिमेंट पे नेट कितना फील्ड है वो निकाल के क्यू इंटू वी करेंगे, चाहे आई एल क्रॉस वी करेंगे, तो रिमेनिंग के बेस से फील्ड वहाँ पे यूज की जाएगी। ठीक है।